हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे +1 की इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हम आपको फर्स्ट लेसन समझाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि विकास की नीतियाँ और अनुभव जो 1947 से 90s तक हमारे जो भी हमने नीति, जो विकास के डेवलपमेंट, देश की डेवलपमेंट करने के लिए जो सरकार ने नीति अपनाई या क्या क्या अनुभव किया, उन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है, हमारा फर्स्ट लेसन क्या है। तो हमारा यहाँ फर्स्ट लेसन है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उससे पहले हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी या किस तरीके से वो डेवलप हो रही थी या वृद्धि कर रही थी या डाउन जा रही थी, इन चीज़ों के बारे में। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गत्यावरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे। यानी कि जो भी स्वतंत्रता से पूर्व जो भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी, भारतीय अर्थव्यवस्था थी, उसकी दशा के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से वो वर्क कर रही थी या काम कर रही थी, प्रोसेस वृद्धि में जा रही थी या फिर डाउन, उसका पतन हो रहा था। और वृद्धि हो रही थी तो किस कारणों की वजह से हो रही थी, पतन हो रहा था तो किस कारणों की वजह से हो रहा था। दूसरा, जो अगर हमारा विकास अल्प विकास हो रहा था या गत्य अवरोध में जा रही थी, तो इन चीज़ों के बारे में और इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं, ये इन चीज़ों से परिचित होंगे। तो सबसे पहले एक हमें इस बॉक्स में एक दिया है कि हम भारत हमारे समाज की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस 1894 ब्रिटिश इंडिया के वायसराय। यानी कि ये हमारी स्वतंत्रता से पहले की बात है। 1894 में जो ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे, उन अलेक्जेंडर ब्रूस, उन्होंने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यानी कि उन्होंने अपने आप को इंग्लैंड को भारत से जोड़ के रिलेट किया था कि यदि कोई हमारे साम्राज्य से कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित तो रह सकते हैं, पर हम अपने भारत को खो देते तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, उन्होंने इंडिया को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया था कि वो कह रहे थे कि इंग्लैंड का एक हिस्सा है भारत, और अगर भारत छूट के अलग हो जाएगा इंग्लैंड से या इंग्लैंड से भारत अलग हो जाता है या वो स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है भारत, तो वो कह रहा है कि हमारे साम्राज्य का भी सूर्य अस्त हो जाएगा। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है, इसमें हम भारत के आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था कार्य कर रही थी या प्रोसेस कर रही थी या वृद्धि कर रही थी। इन चीज़ों के बारे में यहाँ जानकारी देखेंगे कि भाई देश में स्वतंत्रता से पहले किस तरीके के उद्योग प्रचलित थे, किस तरीके से वहाँ पे लोगों का रोजगार का क्या कारण था, क्या मतलब कि किस तरीके से रोजगार प्राप्त होता था, देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलती थी। तो इन चीज़ों के बारे में हम इसमें समझेंगे। और आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत पुरानी है। ये अंग्रेज तो 200 साल पहले आए थे, लेकिन उससे पहले भी हमारे देश में बहुत सारे और भी राजा थे जो देश को चलाते थे। तो 1947 से पहले भारत में ब्रिटिश का राज आ चुका था, और ब्रिटिश जिस देश को अपना गुलाम बना लेते थे उनको उपनिवेश कहते थे। तो औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकास हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को एक कच्चा माल पदार्थ तक ही सीमित रखना था। कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था, और इंग्लैंड के अंदर वहाँ पे उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ या औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था। तो उन्होंने देखा कि क्यों ना जो अब आपको पता है कच्चा माल, किसी भी औद्योगिकरण के लिए कच्चा माल बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने क्या किया कि भारत को एक तरीके से अपने आप से इसलिए जोड़े रखा था कि इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण तेज़ी से फैल रहा है उसके लिए कच्चा माल हम भारत से ही प्राप्त कर लें, ठीक है। इसीलिए उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया और यहाँ पे शोषण करते रहे। उसके बाद है उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। अब क्या हुआ, अंग्रेजी शासन ने भारत में अपना
उपनिवेश तो बना लिया, लेकिन जो यहाँ की सामान्य जनसंख्या थी या जनता थी, उनकी आजीविका के लिए सरकार का मुख्य स्रोत कृषि ही था, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर डिपेंड पे ही हमारी देश की ज़्यादातर लोगों का आय रोजगार एग्रीकल्चर ही था। तो इसीलिए यहाँ मुख्य आय कर स्रोत कृषि था। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियाँ हो रही थी। सूती, रेशम, वस्त्र, धातु आधारित बहुमूल्य रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में विख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीज़ों का विश्व के बाज़ारों में अच्छी तरीके से सामग्री प्रयोग होने लगी, क्योंकि जैसे जैसे अब कच्चा माल भारत में ज़्यादा बढ़ने लगा, तो अंग्रेज़ों ने भी थोड़ा सा यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे जो सूती कपड़े थे, रेशम के वस्त्र थे, बहुमूल्य मणि रत्न थे, ये इनके कारण भी भारत बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध हो चुका था विश्व में। अब उसके बाद है बंगाल का सूती उद्योग। ये तो आपको आज भी पता होगा, पटसन के लिए पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं। मलमल एक प्रकार का विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है, जिसका मूल्य निर्माण क्षेत्र बंगाल विशेषकर ढाका के आसपास क्षेत्र में रहा है। यह बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के मलमल में उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व में बहुत ख्याति अर्जित की है। बिल्कुल, देखो बंगाल में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग लगा था, और वहाँ भी वो आज भी विख्यात है। आज भी अगर आप टेक्सटाइल कंपनी के बारे में बात करोगे तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ रेट इंडिया से भी ज़्यादा है उसकी, और उसका एक मेन कारण है टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र उद्योग। तो ये बिल्कुल जायज़ बात है कि मलमल नाम का एक सूती वस्त्र कपड़ा है जो उस टाइम पे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के आसपास बहुत ज़्यादा विकसित हुआ, और उसने विश्व भर में अपनी ख्याति प्रदान की। और यह किस तरीके का मलमल का कपड़ा था जो शाही लोग अपने परिवारों के लिए पहनते थे। ठीक है, इसके बाद है उपनिवेशक। कोई भी उपनिवेशक है, जैसे कि मान लीजिए इंग्लैंड के उपनिवेशक थे, तो वो अपनी नीति इस तरीके से, आर्थिक नीति हमारे भारत की आर्थिक नीतियों को वो ही डिपेंड कर रहे थे, हमारे देश को वो ही अपने हितों को सर्वोपरि रखते थे, और भारत देश की रोजगार को या लोगों की समस्याओं को सर्वोपरि नहीं रखते थे। ठीक है, इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के रूप को मूल रूप से बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने और वहां बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। बिल्कुल, इंग्लैंड अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे यहाँ से तो हम कच्चा माल निर्यात कर देते थे उनसे, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ से हमारे कच्चे माल को ले जाते और फिर वहाँ से तैयार माल बन के हमको मजबूर कर देते कि वहाँ पे बने तैयार माल को हम यहाँ पे आयात करें। तो उनकी नीतियाँ इस प्रकार से थी कि हम बिल्कुल बस निर्माण मतलब कि कच्चे माल का तो हम निर्यात करें और पक्के माल का हम आयात करें, और यही बन के हम रह गए थे। अंग्रेजों ने या औपनिवेशिक शासकों ने कभी भी देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का कभी भी ईमानदारी से कभी प्रयास नहीं किया। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि यहाँ की कुल आय कितनी है, कितनी राष्ट्रीय आय है, कितनी प्रति व्यक्ति आय हैं, लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार है नहीं, एग्रीकल्चर से कितनी कमाई हो जाती है नहीं हो जाती है। ये बहुत सारी चीज़ें थी जो विसंगतियाँ बहुत और आपसी मतभेद इनके अंदर बहुत पाए जा रहे थे। आपस में कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। इन आंकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इन चीज़ों को, आंकड़ों को, डेटा को इकट्ठा करके सही ये लगाने की कोशिश की कि भारत की इकनॉमी या राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इनमें दादा भाई नौरोजी सबसे, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर वी के आर राव तथा आर.सी. देसाई प्रमुख रहे। उपनिवेशक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से अंग्रेजों के डेटा इकट्ठे करके और वैसे करके बहुत सारा एक सही आंकलन किया था, इसीलिए डॉक्टर राव को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे कि 20वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 2% और प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि मात्र आधी % रह गई थी। ठीक है, इसके बाद है कृषि क्षेत्र। ब्रिटिश उपनिवेश शासन के अंतर्गत भारत मूलतः कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। बिल्कुल, देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गाँव में रहती है
वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही डिपेंड थी, वहीं से रोटी रोजी कमा रही थी। यह एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रकृति चलती रही। बिल्कुल, हमारे क्या हुआ कि हम इंग्लैंडी उपनिवेशिक होने के बाद भी हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। हमारी 85% जनसंख्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे कृषि एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई थी, ठीक है। और बहुत बड़ी जनसंख्या का रोजगार ओनली कृषि था। उसके अंदर बहुत सारी मतलब विसंगतियाँ थी, मतलब कि हम ढंग से खेती नहीं कर पा रहे थे, या मतलब कि अच्छे तरीके से हमें बीज नहीं मिल रहे थे। कुछ समय पर भू व्यवस्था प्रणाली को भी एग्रीकल्चर में मतलब कि वृद्धि नहीं हुई या डेवलपिंग नहीं हुई, उसके लिए भी माना कभी कुछ अलग तरीके से भू राशियाँ लगा देता था, अलग तरीके से, जिसके समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जो जमींदारी व्यवस्था के कार्यों उसमें होने वाले लाभ को हड़प लेते थे, ठीक है। इसी तरीके से क्या हुआ कि उस टाइम पे ऐसी भू प्रणालियाँ थी, जैसे ज़मींदारी पर था, जागीरदारी पर था, या अलग अलग तरीक़ा की ऐसी प्रथा होती थी जो मतलब कि किसानों को इस तरीके से नीतियाँ बनाती थी कि किसानों के पास कुछ भी रहे बचता ही नहीं था। वो इस तरीके से बर्बाद हो गए, उनकी खेती वेती पूरा सब कुछ सामाजिक मतलब राज्य व्यवस्था इस तरीके की हो गई कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा चाहता, किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा लगान लूटा जाता और उनकी वृद्धि की तरफ या उनकी विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ सुधार हुए भी, बट वो सूती मतलब जैसे महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर या बंगाल के अंदर कई जगह कुछ कृषि में एग्रीकल्चर में हुए सुधार, लेकिन उन्हें असली सुधार नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ये था, कल हम बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।